मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की। इसमें पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो इसमें पहली थ्योरी आती है जो सेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एक्सेट्रा आर मूविंग अराउंड द अर्थ विच इज स्टेशनरी एंड वाज टेकन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें क्या आ गया है, अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में होती है। साथ ही साथ अर्थ के चारों ओर सन, स्टार्स, प्लैनेट्स और मून क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसको टोलेमी ने दिया था, जो कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, और ये 2000 वर्ष पहले दिया गया था। सेकेंड थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। According to this theory, Sun is stationary and Earth as well as other planets are revolving around the Sun। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो सन है वो क्या है, स्टेशनरी है, यानी वो क्या है, सेंटर में है। उसके चारों ओर अन्य हेवनली बॉडीज यानी प्लैनेट्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसको दिया गया था कोपरनिकस ने। अब बात करते हैं केपलर्स लॉज की। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इनमें पहला जो लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसमें क्या किया गया है, एवरी प्लेनेट revolves around the sun in a elliptical orbit. The sun is situated at one foci of the ellipse। तो इसमें क्या किया गया है, जो एवरी प्लेनेट है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। अब एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में दो फोकी होते हैं। तो इसमें क्या गया है, तो एक फोकी पर क्या होता है, सन स्थित होता है। जैसे ये चित्र है, ये क्या एलिप्स है, यहाँ पे एक फोकी S1 है, एक S है। तो इस S पर क्या है, सन है, ठीक है। और ये क्या है, ये इलेप्टिकल क्या है, और ये क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है। और इसमें दो एक्सिस हैं, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है। तो जो बड़ी वाली एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली एक्सिस होती है उसको बोलते हैं माइनस एक्सिस। केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरियाज। तो इसमें क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एट द एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या करें, सन और प्लेनेट की पोजीशन को मिलाने वाली लाइन क्या करेगी, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल्स में कवर करेगी। यहाँ से देखिएगा, पहले यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है, पी है। यहाँ पे ए पर कितनी वेलोसिटी है, बी है। और पहले प्लेनेट P1 पर था, फिर P2 पहुँच गया। तो यहाँ से क्या हो गया, कितनी एरिया इसने कवर करी प्लेनेट ने, तो क्या होगी P2S P1 से। अब यहाँ पे अब क्या है, सन के क्लोज है प्लेनेट, तो यहाँ से P3 पे, P3 से फिर क्या P4 पर पहुँच जाता है। तो इसने कितनी एरिया कवर की, P3S P4 से। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें बताया गया है कि जो एरियाज को जो कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसलिए क्या होगा, एरिया P1 किसके इक्वल होगा, P3S P4। केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो इसमें क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स elliptical orbit। Thus t square is directly equal to rq, where t is equal to time taken by the planet to go once around the time around the sun, r is equal to semi major axis of the elliptical orbit।
तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें इस तरह से देखा सकते हैं, एक पूरा सन के अराउंड एक पूरा जो अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, मेजर एक्सिस, ये क्या है मेजर एक्सिस, इसके हाफ के डायरेक्टली क्या होगा, क्यू के प्रोपोर्शनल होगा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू होगा। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो हम करें प्लेनेट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन ऑफ मास एम इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी ओमेगा। अगर एम मास का जो प्लेनेट है वो मास एम के, कैपिटल एम के सन के क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसकी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, आर है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। तो हम जानते हैं इसको सेंटीमीटर फोर्स कैसे मिलता है, तो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा ही सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। तो ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन टी, तो एम आर 2 पाई अपॉन टी का अगर स्क्वायर करें तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यू। अब देखिए पाई कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और मास क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, केपलर का थर्ड लॉ। एक क्वेश्चन है सिंपल वन, द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर, हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 इंटू 10। तो यहाँ पे दिया जुपिटर का टाइम पीरियड तुम्हें दिया है, टी जे 11.6 का है, और आपको जुपिटर सन से जुपिटर की डिस्टेंस पता करनी है, यानी हमें क्या पता करना, आर जे, और सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, टी 1 ईयर है, आर इज 1.5 इंटू 10⁻11 ईयर, और टी अर्थ का टाइम पीरियड हमें बताया कितना है, 1 ईयर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, टी जे स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर जे क्यू अपॉन आर ई क्यू, ये पिछले रिलेशन से हमें पता था कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, तो वहाँ से ये निकाला गया है ये पूरा फार्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर जे इक्वल टू आर ई टी जे अपॉन टी पे पावर 2/3, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर जे इक्वल टू आर ई कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11, और यहाँ से टी जे कितना है, टी जे टेम्परेचर ऑफ जुपिटर 11.6, तो 11.6 रखें, और टी कितना है, 1 है, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 7.68 इंटू 10⁻11 मीटर।